हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि आज का सेशन में अपन बात करने वाले हैं जेट एग्ज़ाम और सीयूटी यूजी 2025 के लिए। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्लास आ नहीं रही है, आप कहाँ गए चले गए। तो हमने सोचा कि थोड़ा अच्छे से सिलेबस को मेंटेन किया जाए और अच्छे से थोड़ा कंटेंट तैयार कर दिया जाए, ताकि बच्चों को फिर रेगुलर क्लास दे सके। इसलिए आपकी क्लास 2 या 3 दिन नहीं रही, लेकिन मैंने बता रखा था कि प्लेलिस्ट लग रखी है, उसके अकॉर्डिंग भी आप जेट और सीयूटी की क्लासें लिए तो आप उन प्लेलिस्ट के माध्यम से उन क्लासों को एक बार देख लेना। और अब से आपकी क्लास रेगुलर रहने वाली है और शाम हमेशा 9 बजे जुड़ा करना। आप आराम से खाना वगैरह खा के 9 बजे जुड़ा करना। 9 बजे आपकी प्रतिदिन क्लास लाइव रखेंगे और प्रतिदिन आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एग्जाम तक पढ़ाने की 100% जिम्मेदारी रहेगी। बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे सिलेबस के अकॉर्डिंग और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सवाल रहेंगे, इसलिए प्रत्येक दिन जुड़ा करें। तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और अपनी हाजिरी सब्सक्राइबर के साथ और लाइक के साथ देंगे, ताकि आपको क्लास रेगुलर दे सके और अच्छे प्रकार से पढ़ा सके। तो एक बार तमाम विद्यार्थी लाइक करके आ जाएंगे और फिर चैनल को सब्सक्राइबर भी कर देंगे और बेल आइकन ऑन कर दो, ताकि आपको रेगुलर क्लास देखने को मिले और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास देखने को मिले। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली आज की, बहुत ही बेहतरीन। क्या क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि भारत में कृषि का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है भाई। सबसे ज़्यादा कृषि का उत्पादन हो रहा है भाई। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाला है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश राइट होगा भाई। उत्तर प्रदेश मुख्यतः जो राज्यों के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कृषि का उत्पादन देने वाला राज्य है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश राइट होगा। अच्छा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या बताया जा रहा है कि कृषि में नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत क्या रहता है भाई। कृषि के अंदर जो नाइट्रोजन रहता है, तो नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या रहता है भाई। जल के अंदर, यूरिया के अंदर, भूमि के अंदर या सूर्य के अंदर। तो नाइट्रोजन का उपयोग अपन यूरिया के रूप में ले सकते हैं। NH2CO NH2 जो यूरिया के रूप में अपन कृषि के रूप में उपयोग में लेते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रहती है और फास्फोरस की कितनी रहती है। मेरे को कमेंट करके बता सकते हो क्या। बिल्कुल बता सकते हो, तो मेरे को कमेंट करके बताना। बिल्कुल आपको पता लगेगा कि नाइट्रोजन के अंदर जो यूरिया रहता है, जो नाइट्रोजन का कृषि के रूप में उपयोग में लेते हैं, यूरिया के अंदर जो आपको फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कुल कितना % के अकॉर्डिंग मात्रा रहती है, तो ये बता देना आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से। बहुत ही अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन। आज की क्लास में अपन एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों के सवाल करेंगे, वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से। जो भी तमाम विद्यार्थी जेट एग्जाम को देना चाहते हैं या सीयूटी, जो ICR, BHU, उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसके अंदर भाई एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तमाम विद्यार्थी इन क्लास को देख सकते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। जेट एग्जाम के लिए, सीयूटी एग्जाम के लिए विशेष रूप से जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके लिए एग्रीकल्चर हो जाएगी, और साइंस के स्टूडेंट के बच्चे हैं तो उनके लिए साइंस और केमिस्ट्री तो सब्जेक्ट आ ही रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर उनका नहीं है, तो वो आपके लिए नहीं होगा। बाकी दोनों सब्जेक्ट तो आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे और अच्छे प्रकार से पढ़ाई हो जाएगी। तो रेगुलर जुड़ा करें तमाम विद्यार्थी। अब तीसरे का राइट आंसर बताएंगे कि खड़ी फसलों में सिंचाई के लिए कौन सा प्रमुख विधि का उपयोग लेना चाहिए। खड़ी फसलें, उनमें किस प्रकार की अपन सिंचाई के लिए विधि का, प्रणाली का प्रयोग लेंगे। फुहारा प्रणाली, ड्रिप सिंचाई, क्या वर्षा जल संचयन या नालिका विधि। बिल्कुल अच्छा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। क्या बताया जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप सिंचाई, जिसके द्वारा खड़ी फसलों में अच्छे प्रकार से सिंचाई की जा सकती है, ताकि भूमि के अंदर नमी बनी रहे और अच्छे प्रकार से खेती की जा सके और बहुत ही बढ़िया तरीके से भूमि के अंदर अच्छी पैदावार ली जा सके। इसलिए ड्रिप सिंचाई सबसे उपयोगी रहती है खड़ी फसलों में। बिल्कुल अच्छा सवाल था, ज़बरदस्त। ड्रिप इरीगेशन किस देश से लाई गई, तो इजराइल से लाई गई है। ये इजराइल से विधि लाई गई, बूंद बूंद सिंचाई विधि। बिल्कुल अच्छा सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत आपको साथ साथ में थ्योरी भी साथ में बताएंगे, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। बाकी क्लास वैसे MCQ के अकॉर्डिंग है, तो आपको MCQ रिवीजन के लिए जल्दी से आपकी क्लास को कंप्लीट करना और आराम से आपको एक बार प्रश्नों को देख लेना, तो ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। एक बार क्लास को सुन भी लोगे ना एकदम आराम से, तो आपको क्लास के अंदर पूरी रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। इसलिए रेगुलर जुड़ोगे तो बहुत सारा फायदा हो जाएगा। मृदा की अम्लता को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग लेते हैं।
मृदा में अम्लता की मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग लेंगे? पीएस, ईसी, पीपीएम या टीडीएस? जल्दी से देख के बताओ। चौथे का राइट आंसर मेरे को बता दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पीएस के रूप में सर जी, पीएस के रूप में अम्लता की जांच करते हैं। अम्लता को मापने के लिए इकाई का प्रयोग लेते हैं पीएस। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल आया भाई आपकी स्क्रीन पर कि भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? सबसे ज़्यादा फसल कौन सी उगाई जाती है? क्रॉप्स के रूप में बताना है। भारत के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फसल कौन सी उगाई जाती है? चावल, गेहूं, मक्का या ज्वार? बिल्कुल अच्छा सवाल। अब अपन एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फिर बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री करेंगे। मतलब धीरे धीरे आपको पूरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्लास रहेगी ताकि आपको एक भी सब्जेक्ट पीछे न छूटे। मेरा मकसद है कि एक क्लास के अंदर आपको तीनों सब्जेक्ट करवाए जा सके, भले कम परसेंट हो लेकिन आपको पूरी क्लास मतलब एक साथ समझ में आ जाए, एक साथ में अच्छा रिवीजन हो जाए, एक साथ में अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। इसलिए आपको पूरी क्लास के अंदर तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो रेगुलर जुड़ना है। अब 5वें का राइट आंसर बताओ, कौन सी क्रॉप्स है जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है? तो वो जाएगी भाई चावल। चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, चावल की सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली खेती अपन करते हैं। ओराइजा सेटाइवा जिसे बोलते हैं, गेहूं को टिटिकम एस्टिकम बोलते हैं, मक्का को जिया मेज बोलते हैं, ज्वार को सोग्रम बाइकलर बोलते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल, ज़बरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया कि अल्फा एमाइलेज एंजाइम किस फसल में पाया जाता है? अल्फा एमाइलेज एंजाइम जो किस फसल में पाया जाता है? मक्का, चावल, गेहूं या सोयाबीन? जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर बता दो। अल्फा एमाइलेज एंजाइम्स जो किस क्रॉप्स के अंदर पाया जाता है? क्या मक्का के अंदर होगा, चावल, गेहूं या सोयाबीन? बिल्कुल राइट बता रहे हो आप, बिल्कुल सभी राइट बता रहे हो। गेहूं के अंदर होगा, गेहूं के अंदर ही होगा। अल्फा एमाइलेज एंजाइम्स के रूप में पाया जाता है। बिल्कुल अच्छा सवाल। जो बच्चे रेगुलर जुड़ते हैं उनको पता है कि सर जी बहुत ही अच्छे प्रकार से क्लास लेते हैं, क्योंकि मैंने मतलब रेगुलर पहले क्लास ली थी तो काफ़ी बच्चों का अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा था। तो आप भी रेगुलर पढ़ोगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो जाएगा भी इन क्लासों से। तो रेगुलर जुड़ना है। और जो भी तमाम साथी हमारे साथ पहले भी बने इस चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उनको बहुत सारा फ़ायदा दे रहे हैं। टेलीग्राम चैनल से भी उनको अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपकी टेलीग्राम पर मैंने क्विज स्टार्ट किए 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन आपके लिए जैसे सीयूटी और जेट होगी तो उनके लिए अपन एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के क्विज के माध्यम से रेगुलर क्लास के अंदर वो जो क्वेश्चन रहते हैं वो टेलीग्राम पर दे देते हैं। तो आपको क्या होता है, उससे फ़ायदा हो जाएगा और अच्छे से सीखने को मिलेगा। साथ में थोड़ी थ्योरी भी ऐड करते हैं ताकि आपको और अच्छा फ़ायदा हो। तो आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको वहाँ पर भी बहुत सारी जानकारी मिले। जो सीयूटी और जेट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए अपन टेलीग्राम पर भी अच्छे से नोट्स भेज रहे हैं MCQ क्विज के रूप में। और भी एग्जाम अपडेट रहती है या और भी कोई जानकारी रहेगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या यूट्यूब के पीछे जाके जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जाके जुड़ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चैनल को भाई जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइबर करके आ जाएंगे ताकि क्लास में आपको रेगुलर क्लास देने की कोशिश रह सके हमारी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि खरीफ की फसलों में मौसम पर उगाई जाती है। भाई खरीफ की फसलों के समय किस मौसम में उगाई जाती है? गर्मी में, सर्दी में, वर्षा में या शरद में? 7वें का क्या राइट हो जाएगा? बिल्कुल सर जी, ये तो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। वर्षा ऋतु में खरीफ की फसलें उगाई जाती है। बिल्कुल अच्छा सवाल, ज़बरदस्त। अलग मुख्यतः अपने 3 ऋतुओं के अकॉर्डिंग फसलें होते हैं, जैसे कि रबी, खरीफ और जायद के रूप में। 3 फसलों के रूप में अपन सिंचाई करते हैं मुख्यतः। बहुत ही अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अब? कृषि में सिंचाई का क्या अर्थ है? भाई कृषि में सिंचाई का क्या अर्थ है? अच्छे से बताओ मेरे को, राइट आंसर बताओ। 8वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। जल की आपूर्ति। जल की आपूर्ति कृषि में सिंचाई का मुख्य अर्थ रहता है जल की आपूर्ति। सिंचाई का मतलब है इरिगेशन, मतलब जल कोई आपूर्ति करना है कृषि के अंदर। भूमि की जुताई, फसल कटाई, खरपतवार हटाना ये नहीं होंगे। बिल्कुल ये एक ही राइट होगा क्योंकि जल की आपूर्ति जो सिंचाई का मुख्य अर्थ होता है। अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई। आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखो और राइट आंसर को टिक लगाओ। फिर तो क्या बताया जा रहा है कि नम भूमि किस प्रकार की मृदा में होती है? भाई नम भूमि किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है? नम भूमि का मतलब क्या रहता है? जिसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा होगी और उनके अंदर नम भूमि मुख्यतः पाई जाएगी। तो जलमग्न मृदा होगी उसके अंदर, यही तो राइट बैठेगा भाई।
डी ऑप्शन ही राइट बैठेगा। जहाँ जलमग्न वाली भूमि रहेगी वहाँ नम भूमि के रूप में मृदा पाई जाएगी। बिल्कुल अच्छा सवाल है। रेतीली मिट्टी जिसके अंदर जल अपन जैसे ही जल को वहाँ डालेंगे तो पानी एकदम सोख लेगा, मतलब जल को मतलब एक तरीके से मतलब पानी के वो जमीन के ऊपर नहीं रह पाएगा, वो जमीन के अंदर सोख जाएगा, इसलिए वो रेतीली भूमि नहीं हो सकती। और बाकी दोमट बलुई ये भी नहीं होगी, लेकिन जलमग्न वाली भूमि जो नम भूमि के लिए सबसे उपयुक्त रहेगी, ये ध्यान में रखना है। अच्छा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, क्या बताया जा रहा है? अच्छा सा सवाल। अरे स्क्रीन ना हिला करो भाई, स्क्रीन ना हिला करो। भारत में गेहूं का प्रमुख उत्पादन किस अवधि में होता है, मतलब कौन से महीने में अपन गेहूं की खेती कर लेते हैं, उनकी कटाई भी कर लेते हैं उनके साथ, मतलब गेहूं की सीजन किस प्रकार की है, किस महीने से किस महीने तक है, ये बताना है आपको। अच्छा सवाल है, बिल्कुल ज़बरदस्त सवाल है। तो गेहूं लेते हैं अपन रबी के अंदर, तो रबी का महीने रह जाते हैं नवंबर से अप्रैल के मध्य। नवंबर से अप्रैल के मध्य रबी की फसलें जो गेहूं है, जौ है, जई है, ये तमाम जो गेहूं के परिवार से ग्रामीणी परिवार से हैं, तो ये सभी फसलें अपन नवंबर से अप्रैल के मध्य लेते हैं। अच्छा सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। अब आगे भाई बायोलॉजी के भी सवाल कर लेते हैं, फिर आपकी केमिस्ट्री। और आज मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल थोड़े ज़्यादा लिए ताकि आपको एग्रीकल्चर तो आपका नॉर्मल मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अच्छी खासी रहती है, लेकिन आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन आपको यही दिलाएगी। और समय है अब कम, तो रेगुलर जुड़ो और रेगुलर पढ़ो, तब जाके फ़ायदा होगा। न कि आप एक दिन क्लास देखो दूसरे दिन नहीं देखो, तो आपको बहुत सारा नुकसान भी पहुँच सकता है, क्योंकि आप केमिस्ट्री को कई बार हल्के में ले लेते हो कि केमिस्ट्री से सवाल क्या आएंगे, या केमिस्ट्री तो हम कर ही लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री वहाँ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी। तो आपको केमिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, फिर बायोलॉजी पर करना है, और फिर एग्रीकल्चर पर करना है। ऐसा नहीं, आपका सिस्टम उससे उल्टा रहता है कि पहले आप एग्रीकल्चर पर करते हो, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री। मेरा कहना है कि पहले केमिस्ट्री पर करो, फिर बायोलॉजी पर, और फिर एग्रीकल्चर पर, ताकि आपका सब्जेक्ट जो वीक है तो वो पहले मजबूत हो जाए, तो जिसके कारण आपका सिलेक्शन में और ज़्यादा फायदा हो। और सिलेक्शन के लिए ही अपने को पढ़ना है, न कि आपको मतलब टाइम पास के लिए, या मेरे को कोई मतलब इससे ज्ञान प्राप्त करना है, या मेरे को कोई नॉलेज हो जाए, ऐसे इनके लिए नहीं पढ़ना है। केवल आपको सिलेक्शन के लिए कॉलेज अच्छी मिल जाए और मेरे को अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिले, इनके लिए पढ़ने की कोशिश करनी है। तो आपको उन सब्जेक्ट को पढ़ना होगा जो आपका वीक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे तमाम विद्यार्थी, ध्यानपूर्वक देख लेना। मैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी डालता हूँ, टेलीग्राम के माध्यम से भी डालता हूँ, और भी नोट्स के रूप में भी डालता हूँ। तो केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, फिर बायोलॉजी, और फिर एग्रीकल्चर। मेरा भी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, लेकिन मैं पहले केमिस्ट्री को क्यों वरीयता देता हूं, क्योंकि बच्चे केमिस्ट्री के अंदर ही मात खाते हैं, और केमिस्ट्री बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिसके कारण उनको कई एग्जाम में यूनिवर्सिटी में जाने का मौका नहीं मिल पाता, फिर उनको कॉलेज नहीं मिलती और वो पीछे रह जाते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री पर फोकस करेंगे, मेरा कहना तो ये भाई। अब 11th का राइट आंसर बताओ। बायोलॉजी के सवाल करेंगे। अब मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? मानव शरीर के अंदर रक्त का मुख्य कार्य क्या रहता है भाई? जल्दी से देख के बताओ। 11th का राइट आंसर बता दो। तो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का आपूर्ति करना मानव शरीर के अंदर रक्त का प्रमुख कार्य रहता है भाई। इसका सी राइट बैठेगा कि ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को आपूर्ति करना मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य रहता है। अच्छा सवाल। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है भाई? सेल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है भाई? नाभिक है, या कोशिका द्रव्य है, कोशिका झिल्ली है, या माइटोकॉन्ड्रिया है? बिल्कुल नाभिक के रूप में, कोशिका का मुख्य घटक के रूप में नाभिक हो जाएगा। अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल, प्यारा सा सवाल, बहुत ही जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये भी, कि किस अंग में मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं पाई जाती है? किस अंग के अंदर मानव जो बॉडी रहती है उनके अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। इनके बारे में बताना भाई। क्या आपको पता है क्या? बिल्कुल सर जी, हमारे को पता तो है। तो ये इसका क्या राइट होगा? त्वचा राइट होगा। त्वचा के अंदर ही सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कोशिकाएं मिलती है, पाई जाती है, ठीक है। अच्छा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खास, आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है भाई? डीएनए का पूरा नाम, डीएनए, आरएनए, ये सभी आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए। बहुत ही कॉमन सवाल रहते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी?
वॉटसन व क्रिक ने की थी। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये तमाम आपको ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। तो इसका फर्स्ट ही राइट कर दूं क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल राइट होगा। कॉमन सवाल भी पूछे जाएंगे लेकिन आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो ऐसे सवालों में और गलती से गलत कर बैठते हो। तो ऐसे सवालों को सोच समझ कर करना है, जल्दबाजी में नहीं करना। आराम से तसल्ली से सोचो और आराम से टिक लगाओ, राइट करना है। फिर एग्जाम के अंदर भी ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो आराम से सोच समझ कर प्रश्न का राइट आंसर करना है, न कि जल्दबाजी में। जल्दबाजी में भले कितना भी सरल क्वेश्चन है लेकिन गलत हो जाएगा भाई, ये मैं आपको वादा करता हूँ गलत होगा वो, क्योंकि आपने जल्दबाजी की तो आपका दिमाग कहीं न कहीं भटक जाएगा और फिर आप गलत कर बैठोगे। अगले सवाल क्या कह रहा है कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या रहती है? बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। 15वें का राइट आंसर मारो टिक। 200 से हड्डियाँ रहती है मानव शरीर के अंदर। और शिशु के अंदर कितनी हड्डियाँ रहती है? शिशु जब होता है उनके अंदर कितनी हड्डियाँ रहती है? बिल्कुल अच्छा, 300 के आसपास रहती है हड्डियाँ, जो मानव शिशु के अंदर हड्डियाँ पाई जाती है। और मानव शरीर के अंदर पूछ ले तो 200 से, और पूछ ले कि अपन पशुओं के अंदर एनिमल हस्बेंड्री भी आपका जुड़ रखा है तो 208 जो गाय के अंदर हड्डियां पाई जाती है 208, इसका भी सवाल बन चुका है, ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है? 208 गाय के अंदर और मनुष्य के अंदर 200 से, +2 ही करना है, ये आपको याद रह जाएगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयरन लोहा शरीर का किसका निर्माण करता है भाई? आयरन जो लोहा है जो शरीर में किसका निर्माण करता है? खून की कोशिकाएं होती है उनमें निर्माण करता है भाई, खून का ही निर्माण होता है। लोहे की कमी से अलग अलग प्रकार से रोग भी हो जाते हैं, तो खून की कोशिकाओं में आयरन लोहा का निर्माण करता है भाई। लोहा होता है जो खून की कोशिकाओं का निर्माण करता है। अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर आया भाई। क्या बताया जा रहा है कि न्यूट्रिएंट्स में से कौन सा शरीर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है भाई? कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? मेरे को 70वें का राइट आंसर बताना है आपको। तो कार्बोहाइड्रेट है जो न्यूट्रिएंट्स के रूप में शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत रहता है। ऊर्जा अच्छी खासी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। बहुत ही अच्छा सवाल। केले के अंदर मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है, इसलिए अपन कार्बोहाइड्रेट के रूप में केले को फल के रूप में उपयोग में लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा पौधों में भोजन का निर्माण होता है? कौन सी प्रक्रिया रहती है जिसके द्वारा पौधे भोजन करते हैं? जिस प्रकार मनुष्य भोजन करता है इस प्रकार पौधे किस प्रकार से भोजन करते हैं, ये आपको बताना भाई। जल्दी से देख के 18वें का राइट आंसर बताओ। तो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा सूर्य के प्रकाश का आना, फिर प्रकाश संश्लेषण की वो एक प्रकार से क्रिया होना और उसके कारण पौधों को क्या होना? भोजन की प्राप्ति होना। तो भोजन की प्राप्ति किससे होगी? प्रकाश संश्लेषण से होगी, न कि श्वसन, न कि जल संचय, न कि पोषण। प्रकाश संश्लेषण इससे ही होगा जो पौधों के भोजन निर्माण में मुख्यतः सहायक होता है। अच्छा सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है भाई? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा रहता है? क्या हृदय रहता है, क्या मस्तिष्क रहता है, क्या त्वचा रहती है, क्या या लीवर रहता है? बिल्कुल सर जी, सबसे बड़ा तो त्वचा रहती है। त्वचा तो हर जगह देखने को मिलती है, इसलिए सबसे बड़ा अंग ही त्वचा है, क्योंकि त्वचा अपने शरीर में कहीं भी हो, त्वचा से बड़ा कोई अंग नहीं। तो त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा। आज के बाद ध्यान रखेंगे, कोई गलत नहीं बताएगा भाई, कोई गलत नहीं बताएगा आज के बाद। कोई पूछ ले कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो त्वचा बता देना भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपको सारे विटामिन आने चाहिए। विटामिन की खोज किसने की थी और विटामिन की रासायनिक नाम क्या है, रोग कौन सा होता है, कौन कौन से फल खाने चाहिए, किन से इनकी पूर्ति होती है, तमाम आपको विटामिन एक प्रकार से पूरा एकदम टॉपिक कवर होना चाहिए। ज़्यादा नहीं है, 1 पेज का टॉपिक है, आप आराम से पढ़ सकते हो और एक बार दिमाग में आराम से पढ़ के बैठा लो तो आपको एग्जाम में 1 आध 2 आध क्वेश्चन इनसे मिल जाते हैं, 1 आध 2 100% मिल जाता है। तो आपको विटामिन मतलब एक प्रकार से कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। तो मनुष्य में विटामिन डी की कमी से भाई रिकेट्स हो जाएगा। इसका रोग तो विटामिन सी से होता है। नेत्र रोग विटामिन ए रहता है, जिसके कारण रतौंधी रोग होता है। आंखों के अंदर धुंधलापन आ जाना, आंखें लाल हो जाना, आंखों के अंदर कमजोरी आ जाना, वो हो जाएगा रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से। और गाउट रोग ये अलग रहता है। गाउट रोग ये गले के अंदर बीमारी रहती है विटामिन के की कमी से। जो
तो वो उनके लिए होता है। बिल्कुल अच्छा सवाल, ज़बरदस्त सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा। क्या बताया जा रहा है कि कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है। कोशिका रहती है, सेल में ऊर्जा मतलब एनर्जी का उत्पादन किसके द्वारा होता है भाई। नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या राइबोसोम। जल्दी से देख के बताओ मेरे को, राइट आंसर टिक मारो। 21वें का राइट आंसर बताना आपको भाई, 21वां माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी खोजकर्ता कौन थे, अल्टमान। और नाम किसने दिया था, सीबेंडा, जिन्होंने ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का वो कहते हैं कि कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, और ऊर्जा का मुख्य उत्पादन रहता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एमटी माइटोकॉन्ड्रिया, इसे फुल फॉर्म में इस प्रकार से बोल सकते हैं। बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया को राइट करेंगे, तमाम बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया को राइट करेंगे। अच्छा सवाल था। सभी कोशिकांग भी एक बार आप आराम से पढ़ लेना। बायोलॉजी में कोशिकांश रहते हैं, जितने भी कोशिकांश रहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक वगैरह, तमाम जो जितने भी कोशिकांग वगैरह है, तो उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत डिटेल आनी चाहिए और थोड़ी बहुत उनकी विशेषताएं आनी चाहिए। तो उनका भी सवाल आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है और वो भी आपको अच्छा खासा नंबर दिला सकता है। जो आप नॉर्मल सवाल रहते हैं, आप आराम से पढ़ के चले जाना, आपको एक आध क्वेश्चन, दो आध क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। तो किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है भाई, लसिका कोशिकाएं पाई जाती है किस अंग के अंदर। अच्छा सवाल, 22वां सवाल है, राइट आंसर बताओ। तो लसिका कोशिकाएं रक्त में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, रक्त के अंदर पाई जाती है, ब्लड के अंदर पाई जाती है भाई। बहुत ही अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आज तो साइंस भर भर के सर जी आ रही है, साइंस के ज़्यादा सवाल ला लिए। मैंने एक ही बच्चे ने एक दिन मैसेज किया था कि सर साइंस के आप क्वेश्चन थोड़े कम लाते हो, बायोलॉजी थोड़ी कम पढ़ाते हो। मैंने कहा चलो आज बायोलॉजी को दबा के डालते हैं ताकि बच्चे खुश हो जाए और बच्चे आराम से पढ़े और उनको पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। हमारे तो क्या है कि हम थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, लेकिन आपको पढ़ने में कहीं कमी न रह जाए, इसके लिए मेहनत करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमने आज साइंस को और केमिस्ट्री को ज़्यादा बढ़ा दिया, एग्रीकल्चर वैसे कम किया, लेकिन साइंस और बायोलॉजी को मैंने ज़्यादा प्रश्नों को डाला ताकि आपको अच्छे से और ज़्यादा फायदा हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है भाई। हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रण करना, भूख लग जाना, प्यास लग जाना, पसीना आना, ये तमाम मतलब अलग अलग क्रियाएं रहती है, बहुत हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य रहता है। तो इसका प्रमुख कौन सा मुख्य कारक के रूप में होता है, तो ये बताना होगा आपको। 23वें का राइट आंसर बताओ। हार्मोन्स का नियंत्रण करना, हाइपोथैलेमस अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स रहते हैं, उनको नियंत्रण करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। बिल्कुल अच्छा सवाल। पाचन में सहायक नहीं है, ऊर्जा में निर्माण नहीं होता, रक्त का संचार नहीं होता, इसमें केवल हार्मोन नियंत्रण के लिए प्रमुख कार्य रहता है भाई हाइपोथैलेमस का। अच्छा सवाल, ठीक है, बिल्कुल बेटर सवाल, जबरदस्त सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही खास सवाल आ गया भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल आ गया कि शरीर में किस तत्व की हड्डियां जो मजबूती के लिए जिम्मेदार है। हड्डियों के लिए कौन सा खनिज लवण है या कौन सा तत्व के रूप में मान सकते हैं कि कौन सा तत्व है जो शरीर के अंदर हड्डियों की मजबूती के लिए प्रमुख सहायक है, जिम्मेदार है। फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है या पोटेशियम है। 24वें का राइट बता सकते हो ना, बिल्कुल सर जी बता सकते हैं। इसमें कैल्शियम रहता है, हड्डियों में क्या रहता है, कैल्शियम। कैल्शियम फास्फोरेट की हड्डियां बनी रहती है शरीर के अंदर, जो जिसके कारण शरीर की हड्डियां मजबूत भी रहती है। कैल्शियम अच्छा खासा अपन दूध से भी प्राप्त हो सकता है, तो दूध को अच्छी मात्रा में पीना चाहिए ताकि आपको अच्छे से फायदा हो। और दूध से क्या होता है कि कैल्शियम की पूर्ति भी होती है और हड्डियाँ भी शरीर में मजबूती होती है। इसलिए कहते हैं कि भाई बच्चों को सबसे ज़्यादा खाने के रूप में, पीने के रूप में या संपूर्ण आहार भी मान सकते हैं दूध को। इस प्रकार से संपूर्ण आहार का भी दर्जा दे सकते हैं दूध को। तो दूध सबसे ज़्यादा पिलाना चाहिए। जो भी दूध नहीं पीते, दूध पीना शुरू कर दो ताकि आपके अंदर हड्डियां, जो शरीर के अंदर कमजोरी है, वो आपकी पूर्ति हो जाए। दूध पीना बहुत ज़रूरी है भाई। अब तो वैसे गर्मी आ गई, लेकिन सर्दियों में तो खूब दूध पीना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि पौधों में जल की अवशोषण का मुख्य किसके द्वारा होता है भाई। पौधों में जल का अवशोषण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। जल का अवशोषण हो रहा है तो वो पौधों में किसके द्वारा होगा, जड़ों से, पत्तियों से, तने से या फूल से। बता सकते हो क्या मेरे को, बताओ, राइट आंसर बताओ। पौधों में जल का अवशोषण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। 25वें का राइट आंसर बताना आपको। बिल्कुल सर जी, ये तो जड़ों से ही होगा, जड़ों से ही होगा। पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः जड़ों से ही होगा। बहुत ही अच्छा सवाल, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या रहता है।
पानी को मतलब रासायनिक सूत्र के रूप में क्या रहता है? तो बिल्कुल ये तो सिंपल सा सवाल है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। इसका फर्स्ट ही राइट होगा H2O, जो पानी का रहता है H2O। और बाहरी जल पूछ ले तो D2O। और कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। और NaCl नमक का रहता है, जो साधारण नमक रहता है NaCl। बिल्कुल अच्छे सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त। सूत्र भी आपको आएंगे कि बेकिंग सोडा कौन सा है, कि दावन सोडा कौन सा है, या अलग अलग प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से आपको पूछ सकते हैं। तो ये देखो एक सूत्र भी और भी आ गया, ये भी आपको राइट बताना है, जल्दी से देख के बताओ। 27वें का राइट आंसर 12 टिक। क्या होगा कि किस रासायनिक यौगिक में सोडा वाटर होता है, ये सोडा के रूप में अपन प्रयोग में लेते हैं, उन्हें किस सूत्र से जाना जाएगा? रासायनिक सूत्र क्या है इनका, ये बताओ मेरे को। 27वें का राइट आंसर बता दो। तो Na2CO3, जिसे सोडा वाटर के रूप में अपन जानते हैं, Na2CO3। बिल्कुल अच्छा सवाल, ज़बरदस्त। तमाम सूत्र रहते हैं वो रासायनिक सूत्र के रूप में, आप तमाम सूत्र केमिस्ट्री के पढ़ लेना, इनसे भी 1 या 2 सवाल पक्के बनेंगे, ये 100% वादा है मेरा, क्योंकि इनसे बेसिक सवाल बनता है और बेसिक सवाल आप आराम से कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक रहते हैं जिनसे आप कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन आराम से, मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल सवाल रहते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो उनको, और रेगुलर पढ़ोगे तो उनसे बहुत सारा फायदा हो जाएगा और एग्जाम के अंदर आराम से राइट हो जाएंगे। तो उन टॉपिक को पहले करना है, जो बेसिक है आप कर सकते हो, और मतलब थोड़े सरल भी रहते हैं ताकि आप आराम से उनको पढ़ सकते हो। तो आपको जितने भी सूत्र दे रखे हैं उनके सूत्र सभी आने चाहिए, और सभी को एक बार रट लेना, अपनी टेबल पर चिपका लेना। आगे क्या फर्क पड़ता है, एक बार प्रिंट निकाल देना और चिपका देना, ताकि आपको बार बार देखोगे, आंखों के सामने से निकलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन में किस रूप में, उपयोग के रूप में, उर्वरक के रूप में लेते हैं भाई? बिल्कुल मैंने पहले थोड़ी बहुत इसके बारे में डिस्कस हुई थी, थोड़ा पर्सन और उसका मतलब घुमा के थोड़ा लैंग्वेज को सेंस किए। तो नाइट्रोजन में किस रूप से उर्वरक के रूप में प्रयोग में लेते हैं भाई? बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ज़बरदस्त है। तो NH3 अमोनिया के रूप में लेते हैं भाई नाइट्रोजन को, NH3 अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को प्रयोग में लेते हैं उर्वरक के रूप में। अच्छा सवाल। यूरिया के रूप में भी नाइट्रोजन होता है, NH3 अमोनिया के रूप में रहता है, अमोनियम सल्फेट भी रहता है, अमोनियम क्लोराइड भी रहता है। अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में अपन प्रयोग में ले सकते हैं। ये तमाम आपको अलग अलग प्रकार से पूछ सकते हैं। ये आपका कृषि जो रसायन होता है सब्जेक्ट, उनसे भी ये सवाल इस प्रकार से बन सकते हैं। तो कृषि रसायन के भी 10 सवाल आते हैं, तो उनको भी आप अच्छे से कवर करना। अलग से भी केमिस्ट्री आती है और कृषि रसायन का भी आपको अलग से दे रखे हैं डिवाइड करके कि इतने सवाल इनसे आएंगे, तो वो भी आप एक बार देख लेना कितने सवाल आते हैं, और फिर आपको उनसे आपकी अच्छी खासी तैयारी कर लेना। जो भी टॉपिक अच्छे खासे दे रखे हैं तो उनसे आप एक बार पढ़ लेना। NCERT बेस जिसके पास 11th और 12th की जो किताबें रहती है, उनको पहले कोशिश करना कि 11th और 12th की जो NCERT है उनको पहले कवर करें, फिर आपको बाहर की जो अलग अलग गाइड रहती है उनको पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि NCERT के अकॉर्डिंग आपको सवाल देखने को मिलेंगे, और एग्जाम के अंदर लगभग 60 से 70% के आसपास आपको उन किताबों से 11th और 12th में जो पढ़ रखा है उनसे ही सवाल आपको घूम फिरा के वहाँ से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि लेवल आपका 11-12 लेवल की कॉलेज के लिए आपको एग्जाम रहता है। तो इसलिए आपको 11th और 12th की NCERT आपको अच्छे खासी आनी चाहिए। पूरे सवाल आराम से जो पीछे दे रखे हैं उन सवालों को आराम से कर लेना, और पूरे मतलब थोड़ी थ्योरी भी उनके साथ करना, MCQ करने की कोशिश करना, फिर गाइड खरीद लेना, फिर टेस्ट सीरीज दे देना। इस प्रकार के आपको मतलब 2 महीने खपा देना है, इस प्रकार से मतलब पढ़ना है कि 2 महीने में जितना हो सके उतनी कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो आपका एग्ज़ाम के अंदर मतलब एक बार यूनिवर्सिटी के लिए चयन हो जाएगा। तो अच्छे प्रकार से पढ़ो, ठीक है। कोई परेशानी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, ताकि मैं आपकी और कहीं हेल्प कर सकूं, ठीक है। किसी को कोई भी परेशानी हो रही है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हो। टेलीग्राम पर भी मेरे को पर्सनल मैसेज कर लेना कि सर जी मेरे को इसके बारे में नोट्स भेजो, या इसके बारे में ये समस्या है कि मेरे को ये पढ़ना है, ये पढ़ना, तो उनके लिए भी ये सुविधाएं अपन उपलब्ध करवाएंगे ज़रूर, कोशिश हुई तो वो भी मैसेज कर सकते हैं। हमारे को मतलब केवल आपकी मदद करना है, आपके लिए जितनी हो सके उतनी मदद करने के लिए अपन दिन और रात एक करेंगे भाई। तो आपको अच्छे प्रकार से पढ़ाने के लिए हमारा प्रयास रहता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से पढ़ लिया करो, और बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ पढ़ो। अब 29वें का राइट आंसर मेरे को टिक करके बताओ, कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख सकते हो आप कि पानी में घुलने वाली गैस कौन सी है भाई? पानी में घुलने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन।
बिल्कुल अच्छा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है जो पानी में घुलने वाली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल अच्छा सवाल, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही अच्छा रासायनिक सूत्र से आया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल तो एग्जाम में 100% आएंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या रहता है। बिल्कुल सिंपल पूछ लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो नॉर्मल रहता है लेकिन एग्जाम के अंदर कई कबार देखने को मिल जाता है। ये भी मैंने कई एग्जाम में आया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन उठाया है और आपको आज पढ़ाने की हमारी मतलब प्रयास है कि इनके ऐसे प्रश्नों को लाया जाए ताकि आपको अच्छे से अच्छा फायदा हो। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। HCl के रूप में हाइड्रोक्लोरिक रासायनिक सूत्र रहता है। बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा सवाल आया भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल आ रहा है कि ऑक्सीजन के अणु कितने परमाणुओं का बना होता है। ऑक्सीजन रहती है, उनके अणु कितने परमाणुओं के बने रहते हैं। बिल्कुल केमिस्ट्री का अच्छा खासा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। बिल्कुल 2 अणुओं का बना होता है परमाणुता, जो 2 अंकों की बनी रहती है ऑक्सीजन की। कितने अणु की बनी रहती है परमाणुता, 2 अंकों की बनी रहती है जो ऑक्सीजन के अंदर। बिल्कुल अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त। केमिस्ट्री के भी सवाल बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं कि किस गैस के अंदर सांस की गैस के रूप में अपन लेते हैं, मतलब सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, इनके बारे में बताना। अपने को श्वसन लेना है, सांस लेनी है, उनके लिए अपन कौन सी गैस शरीर के अंदर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा नॉर्मल बेसिक सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसके अंदर। बिल्कुल अपन ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन ही बताओ, ऑक्सीजन को ही राइट बताओ। शरीर में सांस को लेने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं शरीर के अंदर श्वसन के रूप में। अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला सवाल ही बहुत ही बेहतरीन कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है भाई। प्राकृतिक गैस रहती है, इसका मुख्य घटक बताना आपको। 33वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। मीथेन CS4 रहती है जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक रहता है। गोबर गैस के रूप में भी मीथेन का प्रयोग लेते हैं और जिसका सूत्र रहता है CS4 मीथेन, जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि किस धातु में प्रतीक जो Na रहता है भाई, Na किसका प्रतीक रहता है, किस धातु का प्रतीक है। सोडियम है का क्या, नाइट्रोजन है, निकल है या नाइट्रेट है। बिल्कुल अच्छे प्रकार से ऑप्शन दे रखे, आपको राइट आंसर बताना होगा। राइट आंसर होगा सोडियम। जितने भी प्रतीक रहते हैं आपको एक बार, जैसे कि टंगस्टन का हो गया, सोडियम का रह गया, बोरॉन का रह गया, कार्बन रह गया, ऐसे सिंपल ना पूछ सकता है टिन का क्या है प्रतीक, अलग अलग। टंगस्टन का क्या है भाई, अलग से पूछते। बेरिलियम का क्या है, कोबाल्ट का क्या है, तो मैग्नीज का क्या है, तो इस प्रकार से जिंक का क्या है। मतलब इस प्रकार से किसी भी प्रतीक के बारे में आपको कौन सा प्रतीक आ रहा है तो वो केमिस्ट्री में आवर्त सारणी को एक बार अपनी टेबल के आगे चिपका लेना और आवर्त सारणी से, जैसे कि हो गया अलग अलग ब्लॉक रहते हैं, F ब्लॉक, D ब्लॉक, तो इस प्रकार से किस सारणी के अंदर ट्रिक के माध्यम से भी देख लेना। और आवर्त सारणी के सवाल केमिस्ट्री में अंदर 1 या 2 सवाल आपको बनेंगे, तो आवर्त सारणी आप अच्छे से कवर करना। आवर्त सारणी को पूरे एक तरीके से एकदम दिमाग में जद्दोजहद में बिठा देना ताकि आपका आवर्त सारणी से प्रश्न कहीं गलत न हो। और आवर्त सारणी से आपको पूरी कंप्लीट आ रही है ना, तो आपका 2 या 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर राइट होगा, ये भी मैं आपसे वादा करता हूँ। जिसको आवर्त सारणी पूरी आ रही है उनके बारे में कौन सी श्रृंखला है, ऋणात्मक कौन सी है, धनात्मक कौन से रहते हैं, अलग अलग प्रकार से जितने भी सवाल रहते हैं आपको मैं एक बार आवर्त सारणी की भी एक क्लास स्पेशल लाऊंगा ताकि आपको अच्छे से उनके अंदर फायदा हो। और NCERT बेस्ड पर्सन लाऊंगा ताकि आपको अच्छे से पढ़ सको। तो आप आवर्त सारणी को एक बार पढ़ लेना, तमाम विद्यार्थी NCERT के अकॉर्डिंग आवर्त सारणी को पढ़ लेना, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास क्वेश्चन आया आपके भी इस स्क्रीन पर। तो किस रासायनिक यौगिक में जो चौक के रूप में अपन जाना जाता है, शॉक के रूप में किसका रासायनिक सूत्र का नाम बताना। शॉक के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट होता है या कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है या कैल्शियम क्लोराइड के रूप में लेते हैं शॉक का प्रयोग रासायनिक यौगिक के रूप में। 35वें का राइट आंसर मारेंगे टिक। तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में लेते हैं शॉक का प्रयोग, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। अब 37वें सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल है कि पीएस मान 7 से कम होने पर पदार्थ का स्वभाव रहता है, किस प्रकार का रहता है। जो पीएस रहती है, पीएस शब्द किसने दिया था या पीएस की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी। पीएस में अलग अलग रहते हैं, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या और अम्लीय क्षारीय। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 7 से कम है तो कौन सी हो जाएगी, इसके अंदर 7 से कम बताया है तो 7 से कम हो जाएगी कौन सी, अम्लीय हो जाएगी। 7 पर कौन सी हो जाएगी, 7 पर हो जाएगी उदासीन, और 7 से अधिक हो जाएगी क्षारीय। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको
अलग अलग प्रकार से डिवाइड में ध्यान में रखना है कि आपको पूछ ले कि 5 पॉइंट से क्या है, अम्लीय है, सारी है, उदासीन है, क्या है। तो 5 पॉइंट से 7 से कम है तो इसका मतलब क्या होगा, अम्लीय होगी। पूछ ले कि 7.5 क्या है तो 7.5 इस प्रकार से सारी है। पूछ ले कि 7 क्या है तो 7 इस प्रकार से उदासीन है। इस प्रकार के पीएस को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पीएस के भी सवाल बनते हैं कि खोजकर्ता सोरेनसन थे, बिल्कुल अच्छा सवाल है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, जबरदस्त रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है, किस रासायनिक यौगिक में स्लेड्स सुना रहता है, उसका प्रयोग कहाँ क्या कहा जाता है भाई, स्लेड्स सुना को क्या कहा जाता है। रासायनिक यौगिक के रूप में अपन इसको किस रूप में लेते हैं, इसका रासायनिक सूत्र के रूप में आपको बताना है कि स्लेड सुना को क्या कहा जाता है भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है या कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है। 37वें का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है भाई सुने को। स्लेड्स जो सुना रहता है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल, सुना रहता है वो, बिल्कुल अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस रहती है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपको सभी गैसों के परसेंट के अकॉर्डिंग आनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है और उसके बाद कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन। बिल्कुल नाइट्रोजन जो 78% रहती है, या इसका फिक्स परसेंट के अकॉर्डिंग बता दूं तो 78.08% रहती है नाइट्रोजन की मात्रा। और ऑक्सीजन है 21% लगभग में कहते हैं, लेकिन इसका फिक्स मान रहता है 20.95% जो ऑक्सीजन रहती है लगभग 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, और 0.11% के आसपास आर्गन रहती है। क्या इसका परसेंट एक बार देख लेना आर्गन का, ठीक है, क्या 0.11 रहती है क्या, आर्गन देख लेना। बाकी तीनों का एकदम परफेक्ट बता दिया मैंने, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के रूप में रहती है, और नाइट्रोजन रहती है 78%, ऑक्सीजन रहती है 21%। बिल्कुल अच्छा सवाल, सबसे ज़्यादा मात्रा में रहेगी नाइट्रोजन 78%, जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अच्छा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है। क्या बताया जा रहा है कि द्रव की स्थिति में सबसे अधिक घनत्व किसका होता है। द्रव की स्थिति में सबसे अधिक घनत्व किसका रहता है, ये बताना है आपको। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल कि द्रव की स्थिति में सबसे अधिक घनत्व रहता है भाई पानी का। बिल्कुल वाटर का रहता है, वाटर रहता है जो सबसे अधिक घनत्व के रूप में द्रव की स्थिति में। बिल्कुल अच्छा सवाल, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और फिर मैं आपको छोटी एक जानकारी दे दूंगा जो आपको बहुत ही काम आएगी, ठीक है। तो अब 40वें का राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे, एक बार 40वें का राइट आंसर बताएंगे। तो किस गैस का प्रयोग खाद्य पदार्थों में संरक्षण के रूप में करते हैं। जैसे कि अपन चिप्स वगैरह होती है, उनके खाद्य पदार्थों को मतलब सुरक्षित रखना है, लंबे समय तक रखना है, तो उसके अंदर कौन सी गैस का प्रयोग लेते हैं, जिनका खाद्य पदार्थों को संरक्षण के रूप में कार्य के रूप में अपन ले सकते हैं उन गैस का प्रयोग। तो बिल्कुल इसके अंदर क्या राइट होगा, नाइट्रोजन राइट हो जाएगा भाई, नाइट्रोजन राइट होगा, जिसके अंदर चिप्स के अंदर नाइट्रोजन वगैरह गैस भरी जाती ताकि लंबे समय तक वो खराब ना हो और अपन उनको आराम से लंबे समय तक खा सके, अच्छे प्रकार से उनके अंदर मतलब संरक्षित रह सके, इसके लिए उनका प्रयोग लेते हैं भाई नाइट्रोजन का। अच्छा सवाल था, बहुत ही जबरदस्त सवाल था। अब आगे और क्या जानकारी है वो एक बार जानकारी दे देते हैं, फिर क्लास को एंड कर देंगे। जानकारी एक ही है कि भाई जेट और सीयूटी की तैयारी कर रहे हो या जो बीएसयू की तैयारी कर रहे हो उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी जेट और सीयूटी के काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ रखे हैं, तो वो भी उनको रेगुलर जुड़ना है और रेगुलर पढ़ना है। तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्लास रहती है रेगुलर, और अपन नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सवाल रहेंगे उन सवालों को लाने की कोशिश करेंगे और रेगुलर क्लास देने की कोशिश करेंगे। इसलिए प्रत्येक दिन जुड़ा करें और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़े। और भी आपको कहीं जुड़ना है भाई, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ भी आप जाकर अच्छे प्रकार से पढ़ो। टेलीग्राम पर एक बार जाके देखो कि टेलीग्राम पर क्या आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहे हैं या क्या क्विज करवा रहे हैं। आपको एक बार टेलीग्राम पर जाने पर पता लगेगा कि हकीकत में टेलीग्राम पर क्या मिल रहा है। टेलीग्राम पर बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है आपको, निःशुल्क क्विज, नोट्स और पीडीएफ और भी जो तमाम जो एग्ज़ाम अपडेट रहती है उनके बारे में भी अपन कवर करते हैं जी कि एग्ज़ाम किसका है क्या है, तो वो सब जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलती है। इसलिए टेलीग्राम पर भी जुड़ना, ठीक है। और जिस भाई ने आप आज तक मतलब इस चैनल को आए हो तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर क्लास की ओर अपन समाप्ति की ओर करते हैं, ठीक है।
तमाम विद्यार्थी एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर देंगे ताकि आपको रेगुलर क्लास मिल सके और अच्छे प्रकार से हम भी आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सके। बस इतना काम करना, आपको पढ़ाने की 100% जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी। आपको पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ये हमारा इतना वादा है। बिल्कुल अच्छे प्रकार से पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी साथियों का, जुड़ने वाले तमाम विद्यार्थियों का